हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में काफी डिटेल से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली है क्या? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ओके, अब अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में आप देखेंगे कि जो ये फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, ठीक है, दो बॉडीज, पेयर ऑफ बॉडीज के बीच में लग रहा होता है। इसका क्या मतलब है? नेचर में आप कहीं पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि फोर्स हमेशा पेयर ऑफ बॉडी के बीच में लगता है। एक बॉडी पे अगर एक्शन होगा तो दूसरे पे रिएक्शन होगा, अगर दूसरे पे एक्शन होगा तो पहले पे रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में सिंगल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है, बी है। अब बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, मान लीजिए कि एफ बी ए, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। और उसके बाद ए पे ये बॉडी जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है तो इस पे फोर्स लगेगा। जितना एक्शन ये रिएक्शन मिल रहा है, मतलब ये इसका एक्शन है, तो बदले में ये इस पे रिएक्शन देगा और इसकी वैल्यू होगी एफ ए बी। तो यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये होगा कि एफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ बी ए के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनको कि हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहली चीज है न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में कि ये लॉ, ठीक है, हर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। हर फोर्स के लिए एप्लीकेबल होने का मतलब ये हुआ कि फोर्स का नेचर कुछ भी हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वहां पे काम करेगा। फोर्स के नेचर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप अगर हम फोर्स की बात करेंगे नेचर में तो चार तरीके के फोर्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। वो आपका ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये हमेशा जो है पेयर में, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूटन्स थर्ड लॉ का वो ये है कि न्यूटन्स ये जो फोर्स होंगे वो हमेशा पेयर में पाए जाएंगे, मतलब एक्शन और रिएक्शन का पेयर होगा। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि केवल एक्शन है रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन है तो एक्शन नहीं है। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। तीसरी चीज ये है कि ये जो एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, कभी एक सिंगल बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लग सकते। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन दे रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे क्या देगी, रिएक्शन देगी। क्लियर है ये बात? और एक चीज और है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। उसके पीछे भी रीजन ये है कि चूंकि जो है ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडी पे काम कर रहे होते हैं तो इस वजह से ये क्या एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हाँ ये दोनों एक ही बॉडी पे कर रहे होते कि जैसे एक बॉडी है इस पे इधर एक्शन है और बदले में उसका रिएक्शन है इसी बॉडी पे, तो ये कैंसिल आउट होगा। लेकिन चूंकि जो है ये जो एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे काम करता है, मान लीजिए इस पे अगर एक्शन है तो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, तो ये फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंट फीचर थे। उसको मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं कि आपका जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का नेचर कुछ भी हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो है ये हमेशा जो है पेयर में मौजूद होंगे, एक्शन रिएक्शन हमेशा, ठीक है, जोड़े में होंगे, सिंगल ये कभी नहीं होंगे। तीसरा ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो दो डिफरेंट बॉडीज पे होंगे, सिंगल बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं मिलेगा। और जो आखिर की जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो है आपका ये एक्शन और रिएक्शन एक
दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? अब उसके बाद इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है। उस टेबल पे आपने क्या रखा? एक बुक रख दी। क्या रख दी? बुक रख दी। ठीक। अब ये बुक का वेट के बराबर का फोर्स उस टेबल पे क्या होगा? नीचे की तरफ काम करेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। एक बार और ध्यान दीजिए कि एक टेबल है, उस टेबल पे आपने जो है क्या कर दिया? एक बुक रखी हुई है। तो बुक का जो भी वेट होगा उतने के बराबर के फोर्स से वो बुक उस सरफेस पे टेबल के फोर्स लगाएगी। वो क्या होगा? एक्शन होगा। तो बदले में जो है, बदले में वो टेबल जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या देगा? रिएक्शन देगा। वो भी किधर? अपोजिट। तो इस बुक पे ठीक है ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मतलब रिएक्शन को आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके। अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मैं एज अ ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे खड़ा हूं तो अपने वेट के बराबर का जो है फोर्स मैं उस सरफेस पे लगा रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो बदले में न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से वो सरफेस पे मुझ पे उतना ही जो है फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। मैं नीचे लगा रहा हूं तो रिएक्शन उसके अपोजिट में मिलेगा। ठीक है। तो जहां पे भी ऐसा होगा एक्शन रिएक्शन, एक्शन जिस डायरेक्शन में मिल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेकंड लॉ is the real law। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, वो रियल लॉ है। या दूसरा, इसी को हम दूसरे एंगल से ये कह सकते हैं कि प्रूफ करिए कि न्यूटन के सेकंड लॉ में ही जो है फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है। तो दोनों ही टॉपिक का जो आंसर है वो क्या है? एक ही होगा। तो अब हम दिखाते हैं कि कैसे सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ है या सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है क्या पाए जाएंगे। तो उसके लिए हम आते हैं। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो है F is equals to m into a। वैसे तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो उसको हम डिराइव करते हैं तो F is equals to m into a निकल के आता है। तो हम उसको सेकंड लॉ भी कह देते हैं। तो F is equals to m into a हो गया। तो अब ये कह रहा है कि अगर F 0 है, इसका मतलब उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में m into a जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मास ऑफ द बॉडी तो 0 है नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मास 0 नहीं है, लेकिन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब एक 0 नहीं है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है एब्सेंट है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होगा कि या तो वो बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे होगी, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगी? मूव करेगी। यही तो बात होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी या तो रेस्ट पे होगी, क्या होगी? बॉडी रेस्ट पे होगी, या वो क्या होगी? बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक है। और यही तो आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होगी? मूव करेगी। तो यहाँ सेकंड लॉ से आपको क्या मिल गया? फर्स्ट लॉ मिल गया। तो हम ये कहेंगे ना कि सेकंड लॉ में ही क्या है? फर्स्ट लॉ आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग जो है दूसरे उसको निकालते हैं कि दिखाते हैं कि कैसे इसी लॉ में जो है आपका क्या है? थर्ड लॉ भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास
एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में दो बॉडी, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी बी है। अब बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है एफ बी ए, क्या लगा रही है, एफ बी ए, मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। इसको अगर जो ये लिखा हुआ है एफ बी ए, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। तो बदले में जो है मान लीजिए कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, ठीक। अभी हमें थर्ड लॉ क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम सेकंड लॉ के कांसेप्ट पे इसको लेके चल रहे हैं। तो अगर इस पे फोर्स एफ ए बी लग रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहेगा कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। यही तो होगा, ठीक है, यही होगा। फोर्स जो होता है सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्स सेकंड लॉ के हिसाब से हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ठीक। तो एफ ए बी इतना मिल गया, एफ बी उतना मिल गया। अब इस सिस्टम पे अगर इसको एक सिंगल सिस्टम हम अज्यूम करें तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, टोटल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम ले लें तो वही तो टोटल फोर्स इस सिस्टम पे काम कर रहा है। अब मैं इंडिविजुअल बॉडी की नहीं बात कर रहा हूं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दो बॉडी का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये इस पे जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो होगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी पी ए बाई डी टी प्लस यहाँ पे होगा डी पी बी बाई जी टी। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम इसको जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको फिर आगे मैं लिख रहा हूँ कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो अब उसके बाद हम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को, ऑब्वियसली बात है ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात बता देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसके अंदर जो प्रेजेंट बॉडी है वो एक दूसरे पे तो फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा होता। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है इसका मतलब उसके अंदर जो भी बॉडी मौजूद है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से उस सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अगर, ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्स को क्या माने, एब्सेंट माने, मतलब माने क्या, लग ही नहीं रहा है क्योंकि ये बॉडी आइसोलेटेड है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम उस आइसोलेटेड सिस्टम का क्यों चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम विल बी व्हाट, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, जीरो के बराबर। ये बात क्लियर है। तो यहां से आप पा लेंगे कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इस पे अगर आप गौर करें तो ये क्या है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। क्लियर। तो ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सेकंड लॉ से ही आपने क्या पा लिया, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसीलिए सेकंड लॉ को रियल लॉ कहते हैं। ये भी दूसरा स्टेटमेंट होता है कि सेकंड लॉ से ही हम, सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही पाए जाते हैं। इसको प्रूफ करिए। तो आपको बस इतना ही करना है। इसको मैं एक बार और समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए कि दो बॉडी का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का जो सिस्टम है वो बाहर
लगा रहा है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो है जो FAB हमने अभी इससे पहले लिखा हुआ था, FAB क्या होगा, जो ये फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के बराबर होगा। ये जो FB है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है नेट वो फिलहाल इसके सम के बराबर है, लेकिन जब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा तो यहां से ये आपका थर्ड लॉ वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही।